ओके या सो कोई रैंडम कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कशंस का नहीं है, ये सिर्फ एक Q&A लाइव स्ट्रीम है. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. आई थिंक आई हैव 1 hour. डेंसिटी फंक्शनल थियोरी जो है वो, आई एम सॉरी मेरी फील्ड है नहीं, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे कुछ टीचर्स काम करते थे इसके ऊपर. सो आई थिंक आइडिया इसमें ये है कि यू नो सो ओके, मैं बहुत ही बेसिक सी आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ इसकी. और वो ये है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके उनका एक डेंसिटी फंक्शनल आप क्या कहते हैं ले सकते हो. और इस डेंसिटी फंक्शनल को एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत होती है, जिसको हम हार्ट्री-फॉक इक्वेशन कहते हैं. वो कोई फैंसी इक्वेशन नहीं है, वो दरअसल एक कॉन्सिक्वेंस है श्रोडिंगर्स इक्वेशन का. दैट्स इट. और फिर होता यह है कि आप उस पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शनल को यूज करके मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हो. बट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्या कहते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको एक डिफरेंट डेंसिटी फंक्शनल जो है वो चूज करना पड़ता है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. और जो लोग चाहेंगे करना अल्टीमेटली इस फील्ड में, वो ये है कि एक डेंसिटी फंक्शनल हो, उससे तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो मटेरियल की वो सही आ जाएं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शनल एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हो, राइट? तो अगर ये करना पड़ता है, जो कि करना पड़ता है इस फील्ड के अंदर, तो ये फिर एक प्रॉब्लम है. और फिर ये कहते हैं इस फील्ड के अंदर डिफरेंट डेंसिटी जो डेंसिटी फंक्शनल्स हैं वो प्रपोज किए गए हैं. आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली उनके नेम्स, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है. लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल होता है, इसको आई थिंक हार्ट्री फंक्शनल इतना कुछ कहते हैं. और सही तरह मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यू चूज अ डेंसिटी फंक्शनल, और फिर उससे आप मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करो. और यू ट्राई टू गेस अ फंक्शनल जो कि सच दैट कि एक ही फंक्शनल आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दे सके उस मटेरियल की. सो ये क्या कहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी की, वो ये है. ओके सो लास्ट ईयर मैंने एक कोर्स शुरू किया था क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, और अपनी क्योंकि मैंने 6 कोर्स इस वक्त शुरू किए हुए हैं. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. ओके सो मेरे 6 कोर्स इस वक्त शुरू किए हुए हैं फीमैथ चैनल के ऊपर, और एक 7th भी शुरू करना है. एक्चुअली मैंने 7th जो है वो शुरू किया था 2020 में, जो कि सुपर सिमेट्री के ऊपर था. और लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज किया कि आई कैन मेक बेटर वीडियोस, तो इसलिए मैंने वो 3 मैंने उसकी वीडियोस बनाई थी सुपर सिमेट्री के कोर्स के ऊपर, तो वो मैंने डिलीट कर दी थी. तो एनीवे, तो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ. तो मैंने लास्ट ईयर एक क्वांटम मैकेनिक्स पे कोर्स शुरू किया था, और जनरल रिलेटिविटी पे भी किया था. तो लेकिन बात यह है कि मैंने चूंकि फिर स्ट्रिंग थ्योरी और कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी को ज़्यादा ज़्यादा वो देने शुरू कर दिए, क्या कहते हैं, ध्यान देना शुरू कर दिया, तो मैं उस पर ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सका. आई होप कि मैं बना सकूंगा, लेकिन इसका मतलब है कि मैं वो कोर्स आपको रिकमेंड नहीं कर सकता. बट आपका जो क्वेश्चन है कि कैन यू रिकमेंड बिगिनर लेवल कोर्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, तो आई थिंक मैं कहूंगा कि बार्टन ज़्यूबेक के कोर्सेज जो MIT में उसने दिए हैं, आई थिंक एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं. आई थिंक आई हाईली रिकमेंड देम. दे आर रियली 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 गुड, क्योंकि बार्टन ज़्यूबेक वैसे भी बहुत अच्छे टीचर हैं. और आई थिंक उनका जो क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने ऐसे कवर किए हुए हैं जो कि आपको ज्यादातर दिखते ही नहीं है मेन स्ट्रीम क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्सेज के अंदर. फॉर एग्जांपल, आई थिंक मैंने उनका कोर्स एज अ PhD स्टूडेंट वैसे ही मैंने देखा था, और वो कोर्स जो है वो अंडरग्रेड्स के लिए है. तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने पढ़े ही नहीं हुए थे. फॉर एग्जांपल, एक कोर्स टॉपिक था उसमें, इसको कहते हैं वाइडमैन बॉम्ब्स, जो कि दरअसल एक पर्टिकुलर चीज, एक थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप चीज है. और एक और टॉपिक जो कि आई थिंक वहाँ उसमें कवर्ड है, जो कि ज्यादातर कवर्ड नहीं होता, उसको कहते हैं लिविंसन्स थ्योरम. तो वो इस तरह से है कि इफ यू हैव अ बाउंड सॉरी अ बाउंड पोटेंशियल, जिसका मतलब ये है कि इफ यू हैव, सपोज करो कि आपके पास एक इन्फिनिट वेल पोटेंशियल है, ठीक है, और अब ये करो कि ना उसको कन्वर्ट कर दो एक फाइनाइट वेल पोटेंशियल के अंदर. तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो बाउंड स्टेट्स हैं वो, सॉरी, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, क्या वो कंजर्व्ड रहती हैं? तो लिविंसन्स थ्योरम एक थ्योरम है जो कि ये बताती है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कंजर्व्ड रहती हैं, क्योंकि होता ही है कि जो बाउंड स्टेट्स हैं दे बिकम दीज फ्री स्टेट्स, जिसको आप कह सकते हो. तो वो एक टॉपिक उसके अंदर है जो कि आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है. तो ये आई विल रिकमेंड बार्टन ज़्यूबेक्स कोर्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. बार्टन ज़्यूबेक, सो BARTON ZWEIBACH, आई थिंक, यस. तो बार्टन ज़्यूबेक जो है, उनकी एक बुक भी है, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम है अ फर्स्ट कोर्स
ऑफ फर्स्ट कोर्स इन स्ट्रिंग थ्योरी। आई एम श्योर आप डॉक्टर आमिर इकबाल को जानते हो कि डॉक्टर आमिर इकबाल जो है वो बार्टन यूपेक के स्टूडेंट हैं। या सो पीडीएफ तो मैंने लॉन्ग रन में बनाना है, लेकिन एक्चुअली वो लेक्चर वीडियोस बनाने का मुझे एक और भी फायदा होता है कि क्या कहते हैं उससे उससे ना मुझे क्या कहते हैं, ओके सो बात ये है कि लेक्चर वीडियोस बनाने से मुझे फायदा ये होता है कि अगर मुझे लेक्चर वीडियोस ना बनानी हो ना तो शायद मेरी मोटिवेशन कम हो स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं सब कुछ दोबारा से करने की। वो जो मैंने स्ट्रिंग थ्योरी वाला डॉक्यूमेंट अभी लिखा है जो कि मैंने अभी पोस्ट नहीं किया, वो इसलिए लिखा है क्योंकि क्या कहते हैं आई हैड टू डू माय सेकंड प्रोजेक्ट, तो उसके लिए मुझे सीख क्या कहते हैं, हालांकि मैंने पोल्चिंस्की पहले पढ़ी हुई थी लेकिन दोबारा मैंने जो पढ़ी तो मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप उसमें किए थे कैलकुलेशंस, तो उसका मुझे फायदा है लेक्चर वीडियोस का। लेकिन ये इन द लॉन्ग रन आई वांट टू मेक पीडीएफ टू। राइट, सो अभी डॉक्टर अब्दुल सलाम की बर्थडे गुजरी थी, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा डॉक्टर अब्दुल सलाम के काम के ऊपर। मजे की बात यह है कि मैंने लास्ट ईयर भी ये सोचा था उनकी बर्थडे के ऊपर, और मैंने सोचा था कि मैं कुछ लोगों को और लेकर आऊं उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर, जो कि वो उनके साथ काम डिस्कस कर सकें डॉक्टर अब्दुल सलाम का। वैसे 2021 के जुलाई में जब डॉक्टर स्टीवन वाइनबर्ग की डेथ हुई थी, तो मैंने एक उस पर मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और उसमें उस मिनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक जो सबसे लंबा सेक्शन था जो कि स्टार्ट में ही था, वो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के ऊपर था। और फिर बाद में ये भी हुआ था कि मैंने उस सेक्शन को निकाल कर एक डिफरेंट क्लिप के तौर पे भी अपलोड किया था। उसमें डॉक्टर मैं और डॉक्टर हुद भाई जो थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम जो है इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन वो डिस्कस कर रहे थे। अगर आप सिर्फ वो वीडियो देख लो तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम क्या है। ऑब्वियसली सरफेस लेवल पे डिटेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, बट एक सॉरी एक वीडियो बनाना डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर, आई थिंक ये एक चीज है जो कि मैं पता नहीं कितने टाइम से सोच रहा हूँ करने के लिए। असल में इस साल ये हुआ था कि मेरी फ्रेंड है, उसकी बर्थडे भी उस दिन आ गई थी, तो उसकी तैयारी कर रहे थे हम, तो इसलिए भी नहीं कर सके हम। बट ऑब्वियसली ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आई शुड हैव मेड दैट। बट या डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर एक वीडियो आई थिंक ये एक ड्यू है मुझे, ये बनानी ही है फ्यूचर में, आई होप कि मैं जल्दी कर सकूं। ओके सो एडीएस-सीएफटी, या एडीएस-सीएफटी जो है वो एक काफी ब्रॉड टॉपिक है। इसका इसका जो मेन आइडिया है वो तो काफी सिंपल है। और वो आइडिया कुछ इस तरह से है कि ओके सो आई थिंक एडीएस-सीएफटी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप, क्या कहते हैं, एक जनरल चीज की पर्टिकुलर टाइप है। सो जनरल चीज क्या है वो ये है कि देयर इज समथिंग नोन एज द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। होलोग्राफिक प्रिंसिपल ये है कि इफ यू हैव अ थ्योरी जिसके अंदर ग्रेविटेशन है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर ग्रेविटी मौजूद है, सो इट टर्न्स आउट कि वो थ्योरी जो है, अगर आप सपोज करो कि वो डी डायमेंशनल स्पेस टाइम में डिफाइंड है वो थ्योरी, तो इट टर्न्स आउट कि ऐसा हो सकता है कि वो थ्योरी जो है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन एक ऐसी थ्योरी के अंदर हो जो कि जो कि उससे एक कम डायमेंशन में डिफाइंड हो, फॉर यानी कि D-1 डायमेंशन में, और उस थ्योरी में ग्रेविटी ना हो, ठीक है ना, तो वो एक नॉन ग्रेविटेशनल थ्योरी हो। तो अगर जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दिस ग्रेविटी थ्योरी इज होलोग्राफिकली डुअल टू दिस नॉन ग्रेविटेशनल थ्योरी, ठीक है। तो अब एडीएस-सीएफटी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल आप कह सकते हो इस चीज की है, कि जहां पे जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है वो ग्रेविटेशनल थ्योरी है एडीएस स्पेस के अंदर। एडीएस स्पेस जो है वो खास तरह की स्पेस होती है, जिसके अंदर well, एक खास तरह की स्पेस होती है, मैं ये कहूंगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन देने के लिए मुझे इसका मैट्रिक देना पड़ेगा आपको, लेकिन आप अब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। और वो डुअल होती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉन ग्रेविटेशनल थ्योरी की, जिसको हम कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी कहते हैं। कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी पे मेरी पूरी लेक्चर सीरीज आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या है। सो ये हमेशा नहीं होता, वैसे ऐसा नहीं है कि हर कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी जो है वो किसी ना किसी एडीएस स्पेस के अंदर क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल थ्योरी से डुअल होगी। जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी या फिर सीएफटी जो है ये होलोग्राफिक सीएफटी है। और फिर होता ही है कि उस सीएफटी की जो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैप कर जाती हैं क्या कहते हैं एडीएस क्या कहते हैं एडीएस के अंदर जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। मुझे सही तरह याद नहीं है इसको इसको इनफैक्ट इसके लिए एक पूरा एक कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल होता है कि सीएफटी की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज जो एडीएस थ्योरी के हैं, यानी कि एडीएस स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल थ्योरी की हैं उसके साथ मैप करती हैं। इसको हम कहते हैं एडीएस सीएफटी डिक्शनरी, इसका पूरा नेम है। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, आई मीन सिंपल नहीं है इतना समझाना ये। वेल ओके समझा तो दिया मैंने, लेकिन इसकी डिटेल्स में जाने के लिए आई नीड टू डू द मैथ्स फॉर यू। आई थिंक हुआ स्टार्ट में ये था कि जब मार्ला सेनर ने डिस्कवर की थी वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडीएस सॉरी एडीएस स्पेस और सीएफटी
के लिए डिस्कवर किया था। उसने डिस्कवर किया था आई थिंक n=4 सुपर गैंग मिल्स, एक पर्टिकुलर थ्योरी होती है, उसका डुअल उसने फाइंड किया था आई थिंक AdS5 क्रॉस S5। इसका मतलब ये है कि 5 डायमेंशनल AdS स्पेस क्रॉस S5 का मतलब है कि 5 सर्कल्स हैं उसका। ओके, पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो आप इन 5 सर्कल्स का, और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो AdS5 के साथ, यानी AdS5 का मतलब है 5 डायमेंशनल AdS स्पेस। तो ये स्टार्ट में मॉडल ने डिस्कवर की थी, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी और एग्जांपल्स जो है वो ढूंढ चुके हैं इस AdS.CFT ड्युअलिटी की, और उसकी बहुत ही रिगरस टेस्ट्स उन्होंने किए हैं। ऑब्वियसली वो टेस्ट का मतलब है कि थियोरेटिकल टेस्ट्स। एनीवे, या यू कैन एक्सपेक्ट, आई मीन मुझे जल्दी बनाने चाहिए। आई थिंक मैं अपने पहले प्रोजेक्ट के एंड पर दूसरे प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इतना बिजी हो गया था कि मैंने आई थिंक पॉडकास्ट शूट करने का टाइम होता है मेरे पास, लेकिन वो लेक्चर सीरीज बनाने, शायद ऐसा लगता होगा जो कि पॉडकास्ट लंबे होते हैं और लेक्चर सीरीज छोटी होती हैं, तो शायद पॉडकास्ट शूट करने में ज्यादा एफर्ट लगती है। नो, एक्चुअली इट्स अदर वे अराउंड, लेक्चर्स को बनाने में ज्यादा एफर्ट लगती है। आई थिंक ओके, पॉडकास्ट को शूट करने में होता ये है एक चीज के उसमें एडिटिंग में ज्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन या लेकिन उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगती। बट क्या यू कैन एक्सपेक्ट न्यू लेक्चर वीडियोस फॉर CFT एंड स्ट्रिंग थ्योरी। क्या कायनात इस वजह से हमें बतौर कायनात नजर आती है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं? I mean, I don't understand your question. Well, okay, so आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कायनात को देख रहे हो, उससे कायनात एक पर्टिकुलर वे से नजर आएगी, इससे तो मैं एग्री करता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल मिल्की वे, ओके, या ओके सपोज करो अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाके कायनात को देखो, तो एक एक ऑब्वियस चेंज जो आएगा आपके व्यू में वो ये है कि आपको मिल्की वे गैलेक्सी नजर आनी शुरू हो जाएगी बाहर से। बट लॉन्ग डिस्टेंसेस पे यूनिवर्स इतनी चेंज नहीं होगी, बिकॉज मिल्की वे इज रियली रियली स्मॉल एज कम्पेयर टू मिल्की पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में। तो मुझे सही तरह समझ नहीं है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। अगर आप ये पूछना चाह रहे थे तो ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई मीन मैं PhD स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। Okay, can you please point out that a universe from nothing book by flaws? I haven't read that much of modern cosmology. Right, okay, so आई मीन ज्यादातर लोग जो लॉरेंस क्राउस की बुक पे क्रिटिसाइज करते हैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स के अलिफ बे का भी नहीं पता होता। उन्होंने पॉपुलर साइंस से क्वांटम मैकेनिक्स सीखी होती है, और अगर मैं उनको श्रोडिंगर इक्वेशन दे दूं सॉल्व करने के लिए, इवन क्या कहते हैं फ्री पार्टिकल के लिए, तो आई एम श्योर वो भी नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन क्वांटम नथिंगनेस इज नॉट दैट कंट्रोवर्शियल, मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ। इवन ओके, सो क्वांटम नथिंगनेस को समझने के लिए आई थिंक यू द बेटर वे टू थिंक अबाउट इट इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये होता है कि यू कैन हैव वैक्यूम, बट उसकी वैक्यूम की एक्साइटेशंस जो हैं वो जीरो नहीं होती हैं। इनफैक्ट यू विल लिटरली हैव समथिंग कॉल्ड वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो जीरो है, बट वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है हमें, बिकॉज कि एक्साइटेशंस जो हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो जीरो नहीं होती। हाँ, उनकी उस एक्साइटेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है एवरेज एक्साइटेशन वैल्यू, वो जीरो होती है वैक्यूम में। बहुत सारी थ्योरीज में, सब थ्योरीज में सही ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हिग्स बोसोन अगर हो आपकी थ्योरी में तो ऐसा नहीं होता। एनीवे, टिप्स फॉर फाइनल ईयर। फाइनल ईयर कौन सा फाइनल ईयर? आई मीन आप अंडरग्रेड के फाइनल ईयर की बात, BS फाइनल ईयर। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की वो क्या है प्रायोरिटीज। आई मीन या बहुत जनरल क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा इसको वो करो, स्पेसिफाई करो तो मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैंने BS के बाद क्या कहते हैं जूस शॉप खोलनी है। ओके, मैं उसको क्या कहूँ, अब उसकी उस पर टिप्स तो मैं आपको दे नहीं सकता, राइट? तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अब क्या स्टूडेंट ने पाकिस्तान में रहना चाहता है या चाहती है, क्या वो बाहर जाना चाहता है या चाहती है, अगर बाहर जाना चाहता है या चाहती है तो किस फील्ड में, ये भी मुझे जानने की जरूरत होगी। और अगर कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं कि अगर वो आप आंसर दो कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर मैं आपको कहूंगा आई एम सॉरी, मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ उस फील्ड पे इतना, तो थोड़ा स्पेसिफाई करो। थैंक यू। ओके, फिजिक्स ग्रेजुएट क्वालिटी इज वेरी बैड इन पाकिस्तान, आई नो। व्हाट you suggest to an enthusiastic physics student who learn yourself? That's it. I mean, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और ओके मैं ज्यादा डिफेम नहीं करना चाहता उसको, पंजाब यूनिवर्सिटी को, क्योंकि लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लर्निंग में पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो आई थिंक 95%, अगर ओके अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की जितनी कंट्रीब्यूशन है मेरी लर्निंग में अगर आप वो निकाल लो, आई थिंक 98% इज पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दैट्स इट। 2% इज
probably because of some talks, private talks, not lectures, private talks with teachers. वो टीचर जो कि मुझे लगता था कि दे आर अ बिट बेटर, ठीक है, उनसे थोड़ी सा मैंने सीख लिया। लेकिन जो मेरी 98% लर्निंग जो पंजाब यूनिवर्सिटी की वजह से हुई है, उसके अलावा जो है वो उसको छोड़ दो, जो वजह से हुई है दैट्स बिकॉज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी है, तो उसका फायदा उठाओ, खुद सीखो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं कोई ब्रेक नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये बात करनी पड़ेगी आपको अगर आप पाकिस्तान में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो। तो आई थिंक अगर आप अभी भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप खुद जाके पूछ लेना कि क्या एक ऐसा लड़का था जिसके 4 लाइब्रेरी कार्ड्स खत्म हुए थे। मेरे हुए थे, वो मैं था, क्योंकि और मैंने उसकी पिक्चर भी खींची थी एट द एंड ऑफ द MIBS, मुझे याद है अभी भी। बिकॉज यू जस्ट नीड टू लर्न एंड लर्न फ्रॉम लाइब्रेरीज। मुझे याद है मेरे 3 या 4 लाइब्रेरी कार्ड्स खत्म हुए थे उसमें। और वो जो लाइब्रेरी में ना, वो एक होता है रजिस्टर होता है, जिसमें ना उन्होंने हर स्टूडेंट के लिए ना 2 पेज, बल्कि 3 पेज छोड़े होते हैं, आई थिंक ये 3 या 4 पेज, 4 पेज होते हैं आई थिंक, वो छोड़े होते हैं कि उसमें उनकी एंट्रीज करेंगे। तो मेरे वो 4 पेज भी खत्म हो गए थे, मुझे याद है। और नेक्स्ट स्टूडेंट जो थी जिसका रोल नंबर, तो मेरा रोल नंबर 8 था जब मैं BS में था, और जो नेक्स्ट स्टूडेंट थी रोल नंबर 9 वाली, वो थी ही नहीं क्योंकि वो छोड़ गई थी। तो उसके पेजेस हमने यूज किए थे मेरी एंट्री लिखने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यू नीड टू जस्ट स्क्वीज एवरीथिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि खुद पढ़ो। और आई मीन ओके, सो स्टार्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल अगर वो रियलाइज ना करेंगे, तो आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज वो भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि यू हैव टू लर्न योर सेल्फ, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यू नीड टू रियलाइज इट सून। बस मैं ये कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। कैन यू सजेस्ट एनी बुक्स, नोटबुक्स और वीडियो लेक्चर्स फॉर बिगिनर्स फॉर AdS.CFT? राइट। सो या अभी अभी मैंने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाया है जिसमें मैंने हाई एनर्जी फिजिक्स, थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स के जितने भी क्या कहते हैं रिसोर्सेज मैं डालना चाहता हूँ, वो मैं डाल रहा हूँ। उस पर भी खत्म नहीं हुआ वो प्रोजेक्ट, अभी वो इन गोइंग है, इन प्रोग्रेस है, सॉरी। तो उसमें AdS.CFT के आप जाके देख सकते हो वहां से। AdS.CFT पे एक अब मैं नेम्स दूंगा तो सही तरह से समझना है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने डाले हुए हैं। सो एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो है, सो एक छोटा, अगर आपको छोटा सा चाहिए रिसोर्स जो कि इतना बड़ा नहीं है, तो वो है माल्टा सेना के तासी लेक्चर्स हैं, TASI, तासी लेक्चर्स। ये आपने शायद देखे होंगे पहले। तो तासी लेक्चर्स और AdS.CFT ये माल्टा सेना के हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो जेरेड कैप्लान, सो JARED KAPLAN, जेरेड कैप्लान के नोट्स हैं। उसका नाम है AdS.CFT फ्रॉम बॉटम अप, इस तरह कुछ नाम है उसका। ओके, सो और एक और बहुत ही फेमस रिव्यू है, लेकिन वो काफी लंबा है, इतना भी लंबा नहीं है वैसे। वो तब पब्लिश हुआ था जब ये AdS.CFT नई नई आई थी। सो वो आई थिंक मुझे उसको कहते हैं मागू रिव्यू, इस तरह कुछ नेम है उसका। सो मागू, MAGOO, बिकॉज उसके ऑथर्स के नेम्स जो हैं वो इस तरह से एब्रीविएट हो सकते हैं। M जो है माल्टा सेना है, A जो है अहारनी है, G जो है वो गुप्सर है, एक U जो है वो उगूरी है, और एक और U है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। सो अहारोनी माल्टासेना गुप्सर उगूरी रिव्यू, उसका आई थिंक लार्ज एंड लिमिट इस तरह कुछ नाम है उसका। तो वो एक बहुत लंबा रिव्यू है AdS.CFT का। लेकिन मैं फिर कहूंगा उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन यू कैन चेक दैट आउट। आई थिंक जेरेड कैप्लान के नोट्स काफी अच्छे हैं। एक और बुक जो कि AdS.CFT पे मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उसका नाम है एन AdS.CFT डुअलिटी यूजर गाइड बाय नट्सुमे, नट्सुमे। नट्सुमे की स्पेलिंग है NATSUMMES। ये स्प्रिंगर की है बाय द वे, बुक ब्लू कलर की होगी। ओके, काइंडली डोंट माइंड हाउ साइंटिस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, why same charges repel each other and opposite charges attract each other? Well, I think जो ज्यादा basic question है ना, you can ask this question कि why are there two kinds of charges? That's it. अगर आप ये क्वेश्चन पूछो ना, तो आई थिंक उसके बाद ये है कि इफ यू हैव टू काइंड, ओके, एक और बात, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ डू वी नो कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एटलीस्ट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। उसकी एक बहुत सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है, आई थिंक आपने शायद वो स्कूल में भी पढ़ी हो, कि यू कैन एक्चुअली रब थिंग्स विद ईच अदर। उससे होता ये है कि एक चीज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ओके, फिर होता ये है कि यू कैन सस्पेंड देम, और अगर वो सेम चार्जेस वाले एंड एक दूसरे के पास आएंगे, ओके,
अभी ये भूल जाते हैं कि हमें पता है कि सेम चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस हो सकते हैं। हम ये ऑब्जर्वेशन आप बहुत आराम से कर सकते हो कि अगर दो एंड्स आप एक दूसरे के पास रखो तो ऐसा होता है कि वो दूर जाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन होता ये कि अगर आप उसको उल्टा कर दो एक को, तो होता ये कि वो जो ओके, आई थिंक मुझे सही तरह बताना चाहिए ये। ओके, आई थिंक मुझे एक और, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो होता ये है कि आप, अगर आप बहुत सारी चीजें नो डिफरेंट सी और उनको ना एक दूसरे से रगड़ो, तो होता ये है कि दे गेट चार्ज, उनके पास ओवरऑल चार्ज आ जाता है। तो होता यह है कि अगर आप कभी कभी दो चीजों को एक साथ लाओ तो दे कम टुगेदर, और होता यह है कि कभी कभी आप दो चीजों को एक साथ लाओ तो दे गो अवे। इसका मतलब है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स, और इसके अलावा कोई बिहेवियर नहीं दिखता हमें। ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि ओके, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो ये है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। ठीक है। और फिर हम बाय डेफिनेशन ये कहते हैं, बाय डेफिनेशन, कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या पे सेम काइंड ऑफ चार्जेस। ओके, सो देयर आर टू, पहले हम ये कहते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। ओके, हम उनके नेम्स दे देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यू कैन इवन आस्क द क्वेश्चन कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव क्यों नहीं होता। इसलिए क्योंकि बाय डेफिनेशन जो है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव कहा गया है। इट्स नॉट समथिंग इन बिल्ट इनटू द लॉज ऑफ नेचर, इट्स अ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और फिर हम ये डिस्कवर करते हैं कि सेम चार्जेस जो है दे हैव टू रिपेल ईच अदर, बिकॉज ये हमें कैसे पता, हमें इसलिए इस तरह पता है कि जब आप दो चीजों को रगड़ते हो आपस में, तो एक चीज के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो दूसरी के पास नेगेटिव ही आना चाहिए। और होता है कि जिन चीजों को आपने रगड़ा था ओरिजिनली, दे ऑलवेज कम टुगेदर। इसका मतलब है कि सेम चार्जेस हैव टू कम टुगेदर, सॉरी सेम चार्जेस कह रहा हूँ, डिफरेंट चार्जेस हैव टू कम टुगेदर। अब अगर आप ये पूछो कि ओके, ये तो आपने बता दिया कि हमें पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन आई थिंक थोड़ी इसमें क्वांटम फील्ड थ्योरी आ जाती है कि सेम ऑपोजिट चार्जेस हैव टू कम टुगेदर। लेकिन उसके लिए फिर मुझे मैथ्स करनी पड़ेगी, तो मैं सॉरी आपको आंसर दे नहीं सकता। इफ यू आर इंटरेस्टेड बाय द वे, आप पेस्किन एंड श्रोडर का चैप्टर नंबर 4 जो है उसके लास्ट के 3 पेजेस पढ़ लो। आई थिंक ज्यादा मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 पेजेस पढ़ लो आप, चैप्टर नंबर 4 ऑफ पेस्किन एंड श्रोडर क्वांटम फील्ड थ्योरी, लास्ट 3 चैप्टर्स, ओ सॉरी लास्ट 3 पेजेस ऑफ चैप्टर 4। वहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी है। लेकिन एक और एग्जांपल दे सकते हो ग्रेविटेशन की। सो ग्रेविटी में अगर आप अभी आप जनरल रिलेटिविटी के बाद छोड़ दो, न्यूटोनियन ग्रेविटी लो, उसमें सिर्फ एक तरह का चार्ज है, दैट्स मैस। सिंपल, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मैस नेगेटिव मैस, सिर्फ मैस, दैट्स इट। और होता ही है कि जब व्हेन यू हैव अ सिंगल काइंड ऑफ मैस इन अ थ्योरी, जिसका जो पार्टिकल है वो उसका स्पिन 2 हो, वैसे ग्रेविटॉन डिस्कवर नहीं हुआ अभी, लेकिन या फिर आप इस तरह कह सकते हो कि एक ऐसी फील्ड थ्योरी का जिसकी फील्ड एक मैट्रिक हो, या फिर एक टू, ओके मैट्रिक तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फील्ड है, लेकिन एक ऐसी फील्ड हो जो कि एक सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि आई नो कि इससे काफी पीपल जो है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। ओके, सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर हो, तो इट टर्न्स आउट कि यू दैट जो सेम काइंड ऑफ चार्जेस है दे हैव टू अट्रैक्ट, दैट्स व्हाई ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव इन न्यूटोनियन केस। इन जनरल रिलेटिविटी में जो रिपल्जन आती है ग्रेविटी में, दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग, जो कि इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में लाई नहीं करता। इफ यू डोंट थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई अगेन। थैंक यू। व्हाट इज योर पीएचडी टॉपिक्स, या इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, ओके इट्स फाइन, कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सो पहला टॉपिक जो मेरा था वो बाउंड्री कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी पे था। उसका पेपर जो है वो मैंने लिख तो दिया है, और क्या कहते हैं, मेरा एडवाइजर से उसको रिव्यू कर रहा है, उसको वो बिजी होता है तो उसको टाइम लग रहा है जरा। um, तो वो एक पर्टिकुलर तरह की स्टेट्स के ऊपर था, पर्टिकुलर तरह की बाउंड्री स्टेट्स के ऊपर। और मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो पेपर भी बाहर नहीं आया, अभी वो पब्लिश नहीं हुआ। तो वो हमने ये प्रूफ किया था कि दे कांट बी गुड बाउंड्री स्टेट्स। गुड बाउंड्री स्टेट्स का मतलब है कि दे डोंट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स जो कि कन्फॉर्मल इनवेरिएंस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पोज करती है बाउंड्री स्टेट्स के ऊपर। उसके वो इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमने एक तरह से आप कह सकते हो कि रिगोरस प्रूफ दे दिया है उसका, रिगोरस प्रूफ इन द फिजिक्स सेंस ऑब्वियसली। सेकंड प्रोजेक्ट जो है आ, वो उस ऐसी चीज के बारे में है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता था ओरिजिनली। वो है स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशंस के ऊपर, कि हाउ टू कॉम्पैक्टिफाई स्ट्रिंग थ्योरी टू लोअर डिमेंशंस। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो जिस पे सबसे ज्यादा काम हुआ है वो कलाबी या कॉम्पैक्टिफिकेशन है, जो कि पॉपुलर साइंस में आप सुनते ही रहते हो। तो होता ये है कि इफ यू वांट टू कॉम्पैक्टिफाई स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी,
to 4 dimensions, क्योंकि 10 dimensions में है, तो if you want 4 dimensions, then you have to compactify on a space which is Calabi-Yau space, ठीक है? लेकिन आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि okay, if you want to compactify to 7-dimensional space, sorry, 7-dimensional कह रहा हूँ, 3-dimensional space या 2-dimensional space with some conditions, so आप उस केस में भी कलाबी या कॉम्पैक्टिफिकेशंस कर सकते हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट गेट एनफ सुपर, ओके, आपको n = 1 सुपर सिमेट्री नहीं मिलती, बट वो छोड़ो, वो एक टेक्निकल टॉप चीज है. एक पर्टिकुलर कंडीशन में कह सकता हूँ सुपर सिमेट्री कितनी चाहिए, उस पे कंडीशन लगाओ, तो इट टर्न्स आउट कलाबी और कॉम्पैक्टिफिकेशंस जो हैं वो दे आर नॉट द राइट आंसर. देयर इज समथिंग कॉल्ड G2 कॉम्पैक्टिफिकेशन या स्पिन सेट कॉम्पैक्टिफिकेशन, जो कि आपको करनी पड़ती है. और इसके अलावा एक और चीज भी है कि एम थ्योरी जो है उसको अगर आप कॉम्पैक्टिफाई करो G2 मैनिफोल्ड टाइप, एक मैनिफोल्ड होते हैं उनके ऊपर, तो उसका कुछ ताल्लुक फेनोमेनोलॉजी से भी हो सकता है, जो कि फेनोमेनोलॉजी का मतलब है कि जो हम पार्टिकल फेनोमेनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो हम देखते हैं एक्सेलरेटर्स में या फिर कॉस्मोलॉजी में, या बट ऑब्वियसली बहुत दूर है अभी वो उससे, स्ट्रिंग थ्योरी उससे, लेकिन उसका एक कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास कि उसका कुछ ताल्लुक हो सकता है उससे. सो इन टॉपिक्स पे दूसरा काम करना है शुरू. मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा प्रोफेशनल फील्ड्स कौन सी होती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. कितनों के नाम लूंगा मैं. Why is school teaching after BF is not appreciated? It's not appreciated in Pakistan. I know, yeah, that's true. बात यह है कि या पाकिस्तान में ऐसे है ना, पेरेंट्स, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत रैंट कर सकता हूँ इस पे. असल में ज्यादातर होता है ये कि लोगों को लगता है कि ओके, अप्रिशिएटेड का यू नीड टू टेल मी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो अप्रिशिएटेड. कौन अप्रिशिएट नहीं करता? अगर टीचर्स नहीं करते, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन वो एक, फिर मेरे आंसर कुछ और होगा. अगर पेरेंट्स नहीं करते, मेरा आंसर कुछ और होगा. तो थोड़ा सा इस पे आप उसको आप वो करो, स्पेसिफाई करो कि आप क्या कहना चाह रहे हो. हाउ डू यू रेट रिचर्ड फाइनमैन बुक्स? व्हिच वन इज योर फेवरेट? रिचर्ड फाइनमैन की बुक्स, अगर आप उनकी बात कर रहे हो जो फिजिक्स बुक्स हैं, तो ओके, सो अगर आप फाइनमैन लेक्चर्स की बात करो, उसमें कुछ गलतियां भी हैं बाय द वे. सो आई थिंक वो आपको प्रॉब्ली पता होगा कि एक फिलोसोफर ऑफ साइंस है जो कि फिलोसोफर ऑफ फिजिक्स सॉरी है, जिसको फिजिक्स की भी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. उसका नाम है टिम मॉडलिन. आई थिंक उसने पॉइंट आउट किया था, ये अपनी बुक है उसकी, फिलोसफी ऑफ साइंस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कि फाइनमैन का जो 3rd वॉल्यूम है उसका, फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स का, उसमें कुछ गलती है, मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे एग्जांपल देता है बुलेट्स वाली, लेकिन इट्स फाइन. गलतियां हर बुक्स में होती हैं. फॉर एग्जांपल लांडा और लिफ्शिट्स में भी गलती है. वो एक और बुक है, बड़ी टफ बुक है वो, उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर, जिसका नाम है आर्नल्ड. उसके एक फुट नोट में लिखा हुआ है कि ये जो हमने प्रूफ यहाँ पे दिया ना, ये प्रूफ जो है वो लांडा और लिफ्शिट्स में गलत लिखा हुआ है. लेकिन इट्स फाइन, गलतियां होती हैं लोगों से. फाइनमैन की जो बुक है, कई दफा ऐसे होता है कि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी इंटुइटिव होती हैं. मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं एक कोर्स ले रहा था जनरल रिलेटिविटी का ICTP में, तो वहां पे वो बुक तो नहीं यूज कर रहे थे फाइनमैन की, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज के लिए, और वो चीज ये थी कि हाउ कैन वी सी के स्ट्रेस एनर्जी टेंसर इज अ टेंसर. वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन हाउ टू सी इट इंटुइटिवली इट्स अ टेंसर. तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने फाइनमैन की बुक रिकमेंड की थी. मुझे याद है अभी भी कि इट वाज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन, क्योंकि उस चीज के लिए वो जो उसने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी वहां पे वो अच्छी है. तो मैं फाइनमैन की बुक को ये कहूंगा कि वो फाइनमैन की बुक आप एज अ फर्स्ट रीडिंग, आपका मेन टेक्स्ट वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लेकिन कुछ टॉपिक्स के लिए एक्सप्लेनेशंस के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो वहां पे. जस्ट एक तरह से आप कह सकते हो कि आपने एक चीज पढ़ ली है, उसकी काइंड ऑफ रिविजन के लिए और एक सेकंड पर्सपेक्टिव लेने के लिए यू कैन टोटली गो देयर. बट ये याद रखो कि वो काफी पुरानी है. बस मैं ये कहूंगा आपको कि वो याद रखो कि वो पुरानी है. लांडा और लिफ्शिट्स से भी ज्यादा पुरानी है. यस, दैट्स ट्रू. उसको पढ़ते हुए भी ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये पुरानी है. बस ये याद रखो. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है. गोल्डस्टाइन की बुक जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो बहुत ही पुरानी है. राइट, वो भी गलत थी, मैं ये नहीं कह रहा. उसका पेडागोजिकल स्टाइल, उसका राइटिंग स्टाइल वो पुराना होगा, दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं कह रहा. How do you find Brian Greene's books a good source of information for the Boston? Oh yeah, I think yes. So Brian Greene की जो बुक है Elegant Universe, वो अगर आपने स्ट्रिंग थ्योरी एज अ ले पर्सन स्टडी करनी है,
तो या इट्स गुड, बट बात ये है कि उसके बाद ये ना समझना शुरू हो जाना प्लीज कि यू नो स्ट्रिंग थ्योरी। मैं ये एक पर्टिकुलर वजह से कह रहा हूँ। मैंने रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल पे देखा, एक ऐसे बंदे का यूट्यूब चैनल था जिसको मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, और वो बंदा स्ट्रिंग थ्योरी नहीं करता। उसने ये क्लेम किया हुआ है कि ब्रायन ग्रीन की जो बुक है एलिगेंट यूनिवर्स, वो पढ़ने के बाद आपको स्ट्रिंग थ्योरी की सारी मैथ समझ आ जाएगी। बुलशिट, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मैथ्स का, स्ट्रिंग थ्योरी का। अगर वो पढ़ने के बाद आप पोल्चिंस्की में आपको पकड़ा दो फॉर एग्जांपल, यू विल गेट लॉस्ट, यू विल गेट लॉस्ट इन दैट। आई मीन कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको एज आप पढ़ो, वो बुक बहुत अच्छी बुक है, बट ट्रीट इट एज अ पॉपुलर साइंस बुक, दैट्स इट। आई मीन ये ना कह देना उसके बाद कि स्ट्रिंग थ्योरी गलत है क्योंकि मैंने ब्रायन ग्रीन की बुक पढ़ी हुई है तो मुझे स्ट्रिंग थ्योरी का पता है। नो वन विल टेक यू सीरियसली। वेल, सम पीपल विल, बट दे डोंट मैटर। तो अक्सर इंडियंस भी अपने एजुकेशन सिस्टम को कर्स कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इंडिया में भी बहुत लर्निंग रैट रेस है और सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड क्लास 90% जीनियस अनएम्प्लॉयड है। Well, no, I mean, okay, so if you're trying to compare Pakistan and Indian systems, I mean, that's delusion. बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, आपने ये नहीं कहा अपने क्वेश्चन में कि पाकिस्तान जैसा है सिस्टम, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आउटडेटेड है। आई थिंक इंडिया का प्रॉब्लम एक वही है जो पाकिस्तान का है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए उतनी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास नहीं है। बट आई थिंक इंडियन जितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज, ओके, जितनी भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर हैं, आई थिंक उनकी प्रेजेंस की वजह से ये कहना सही नहीं होगा कि मेजोरिटी के इंडिया का जो मेजोरिटी सिस्टम है वो आउटडेटेड है। ये गलत होगा कहना। वहां पे भी ओके, सो सिर्फ ये बात सिर्फ इंडिया में सही नहीं है, ये बात यूके और यूएस में भी सही है कि वहां पे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि दे आर नॉट दैट गुड, थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी। और ये सिर्फ इंडिया में बात सही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि देखो, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज क्यों हैं, क्योंकि ये अनफेयर होगा कहना, क्योंकि ये तो हर जगह है दुनिया में, ये यूएस में भी है। मैं यूएस में भी आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम बता सकता हूँ जो कि थर्ड क्लास है, ठीक है, बट वो यूएस में है, और यूके में भी है ऐसी यूनिवर्सिटीज। सो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज होना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, इट्स अ प्रॉब्लम, बट ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया के मेजोरिटी सिस्टम आउटडेटेड। यूनिवर्सिटी सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो। वहां पे ओरिजिनल रिसर्च होती है यार, डैम इट। वहां पे इनफैक्ट इफ यू डोंट नो कि वहां पे आई थिंक एक लाइगो सेंटर जो है वो बैंगलोर में बन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इंडिया में बन रहा है इतना मुझे पता है, लेकिन बैंगलोर में बन रहा है, प्रोबेबली बैंगलोर में बन रहा है। और क्योंकि आईसीटीएस है वहां पे, नहीं, एक मिनट, हाँ आईसीटीएस है वहां पे, इसलिए या जनरली नहीं करते लोग। ओके, प्रोफेशनली इवन दो माय प्रोफेसर्स भी स्कूल टीचिंग के अगेंस्ट में है। ये ओके, सो हाउ अबाउट, सो या आई थिंक ये बात सही है। मुझे याद है अभी भी कि मेरा एक सीनियर था और वो पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन नहीं, एक मिनट, बाहर जाने का प्लान कर रहा था। पता नहीं कितना कितना, आई थिंक आई डोंट नो कि कितना जाना चाहता था बाहर, लेकिन प्लान कर रहा था। लेकिन उस ही लव्ड स्कूल टीचिंग। और मैंने खुद देखा था कि मेरे कुछ टीचर्स थे जो कि उसको बहुत ज्यादा डिस्करेज कर रहे थे। आई थिंक उसकी एक रीजन ये है कि um, तो सपोज करो कि अगर एक ऐसे ऐसे कुछ पीएचडीज हों जो कि एक्चुअली स्कूल टीचिंग कर रहे हो, तो वो आई एम श्योर उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। उसकी एक बात ये है कि या सो एक बात तो ये है कि प्रोफेसर जो हैं पाकिस्तान में, वो एक इंफीरियर चीज समझते हैं किसी न किसी लेवल पे स्कूल टीचिंग को इन जनरल। मैं हो सकता है कि कुछ कुछ ना भी समझते हो, सब एक जैसे नहीं होते। तो वो इसलिए इनकरेज नहीं करते। और एक और रीजन जो कि आई थिंक काइंड ऑफ जेन्युइन रीजन है, वो ये है कि स्कूल टीचर्स की इज्जत नहीं है पाकिस्तान में। होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आई मीन स्कूल टीचिंग इज ओके, सम एस्पेक्ट्स ऐसे हैं स्कूल टीचिंग के जो कि आई थिंक ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी टीचिंग। तो दे डू अ रियली गुड जॉब, आई मीन सॉरी, दे रियली टफ जॉब। आई मीन जो स्कूल टीचर्स हैं वो बहुत टफ जॉब करते हैं। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि उनकी सैलरी भी नहीं होती उतनी जितनी होनी चाहिए, और उनकी रिस्पेक्ट पे नहीं होती। तो प्रॉब्ली शायद ये रीजन भी हो सकता है कि वो नहीं करते इनकरेज। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आई एम श्योर के काफी लोग करने लग जाएंगे फिर इनकरेज। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप यूके और यूएस में देखो तो यहाँ पे पीएचडीज का स्कूल में टीचिंग करना, इट्स नॉट अ टैबू, लोग करते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई मीन आई डोंट नो। अब ओके, मेरे कुछ सजेशंस हैं, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों को वो पहले ही पता है, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। Okay, what about Electrodynamics by David Griffiths? How do you find it? It's a very good book.
वेरी 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 गुड बुक। कुछ फ्लॉज हैं उसके अंदर। मुझे याद है, मैंने कवर, ये उन बुक्स में से है जो कि मैंने लिटरली कवर टू कवर पढ़ी हुई है, डेविड ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। या आई थिंक मुझे इतने फ्लॉज नजर नहीं आ रहे उसमें। बाय द वे, सो एक जो चीज है कि जैक्सन की, आपको श्योर बुक का पता होगा, उसके ऊपर आगे जैक्सन की बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके इर्द गिर्द ये स्टिग्मा है कि इट्स अ रियली हार्ड बुक। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग क्यों कहते हैं उसकी। आई थिंक ओके, वो बुक इटसेल्फ इतनी हार्ड नहीं है, उस बुक की प्रॉब्लम्स हार्ड है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतना नहीं है और आप एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे एक बुक खोलते हो और पहला चैप्टर जो है आपको वो मिलता है उस पे ग्रीन्स फंक्शन के ऊपर, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि बड़ी मुश्किल सी बुक है। ग्रिफिथ्स की बुक में मुझे एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, और वो ये है कि एक मिनट रुको, मैं एक चीज चेक करने दो मुझे, ये माइक के हवाले से। ओके ठीक है। सो एनीवे, तो मैं कह रहा था कि ग्रिफिथ्स के बारे में मुझे एक चीज पसंद नहीं है, वो ये है कि वो ना वो सोर्स और सॉरी सोर्स और पार्ट, एक मिनट, सोर्स और फील्ड पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना, वो एक पर्टिकुलर तरह के आर से डिनोट करता है, और वो जिस तरह वो डिनोट करता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। बट इट्स फाइन, आई मीन वो एक एक नोटेशनल चीज है। आई मीन वाइनबर्ग की बुक्स के बारे में भी यही प्रॉब्लम है मेरा, कि वो बुक्स बड़ी अच्छी हैं, उनकी नोटेशन बड़ी अजीब सी है, बहुत ही अजीब सी है। एनीवे कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये सो मैं कहने लगा था कि जैक्सन की जो बुक है उसका एक वो आ चुका है, अल्टरनेटिव आ चुका है, और वो है जैंगविल। जैंगविल की बुक आई थिंक इट्स रियली गुड। आई मीन जैक्सन की बुक, इफ यू कांट रीड दैट, it's too hard for you. I mean, Zangwill, I'm sure you will be able to read. It's good, very well written. So it's, I think, मुझे याद नहीं आ रहा, पब्लिशर कैम्ब्रिज पब्लिशर किया, यस कैम्ब्रिज किया, क्योंकि वो जो क्वांटम फील्ड थ्योरी बाय श्वार्ट्ज है ना, उसका जो पब्लिशर है वही जैंगविल का है, तो यस कैम्ब्रिज किया है वो, तो चेक दैट आउट। Teleportation is possible, I get it, that something twins theory or whatever by that. Well, okay, so teleportation जो है, sorry, teleportation जो है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ओके, क्वेश्चन ये है कि क्या टेलीपोर्टेशन जब आप करोगे तो क्या आप इस तरह करोगे कि इफ यू टेक अ पर्सन, ठीक है, यू रीड द क्वांटम स्टेट ऑफ द पर्सन एंड यू कॉपी इट। और आप ये करोगे, क्योंकि जो कि कई दफा पॉपुलर साइंस की वीडियोस में यही दिखाया जाता है कि यही हो रहा है कि यू टेक अ पर्सन, ठीक है, यू रीड इट्स क्वांटम स्टेट एंड देन यू कॉपी द क्वांटम स्टेट। तो इट टर्न्स आउट कि यू कांट डू दैट बाय बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड द नो क्लोनिंग थ्योरम। लेकिन उसमें कैवियाट ये है कि यू कांट डू दैट बाय अ यूनिटरी प्रोसेस। और ये एक बहुत अच्छी असम्पशन है कि द प्रोसेस हैज टू बी यूनिटरी। क्यों? क्योंकि अगर यूनिटरी ना हो तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो एक फंडामेंटल असम्पशन है वो टूट जाती है। तो टेलीपोर्टेशन में ये नो क्लोनिंग थ्योरम है ना, ये एक हर्डल है, यू हैव टू बाईपास इट समहाउ, या फिर टेलीपोर्टेशन का कोई और मैकेनिज्म ढूंढो, वो ना हो जो मैंने अभी बोला कि यू टेक अ पर्सन, read its quantum state and copy it. You can't do that because no cloning theorem ये है कि you can't copy an unknown quantum state exactly, ठीक है, by a unitary process. तो अगर आप एक पर्सन लोगे, उसकी क्वांटम स्टेट आपको पहले से नहीं पता, यू हैव टू रीड इट्स क्वांटम स्टेट, ठीक है ना। तो एक अननोन क्वांटम स्टेट को आप कॉपी करना चाह रहे हो, यू कांट डू दैट बाय यूनिटरी प्रोसेस यूजिंग नो क्लोनिंग थ्योरम, ठीक है ना, यानी कि बिकॉज ऑफ नो क्लोनिंग थ्योरम, नॉट यूजिंग। There are many other theorists in Pakistan, theories in physics, sorry, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, theories in physics, like string theory, but the problem is that we cannot falsify them. That's not correct. That's not correct. If you think that, that's wrong. So they cannot become an established science. Again, wrong. What do you say about string theory? Is it possible? Yes, it is very possible to falsify it. In principle, it's very possible to falsify it. In fact, string theory को use करके आप ओके, सो पार्टिकल फिजिक्स में हम कैसे थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो पार्टिकल फिजिक्स में हम इस तरह से थ्योरीज को टेस्ट करते हैं कि यू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यू स्कैटर अ बंच ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्चुअली यू कैन कैलकुलेट कि एक पर्टिकुलर आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। यू कैन डू दैट इन स्ट्रिंग थ्योरी, आप ये कर सकते हो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन
ओके जिस तरह पार्टिकल फिजिक्स में होता है कि यू कैन कैलकुलेट ओके अब आपको मुझे पता नहीं है आपका क्वांटम फील्ड थ्योरी का बैकग्राउंड कितना है, लेकिन यू कैन एक अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसमें फाइनमैन डायग्राम्स जो हैं वो आती हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ हो सकती हैं फाइनमैन डायग्राम्स। तो यू कैलकुलेट इसको कहते हैं परटर्बेशन थ्योरी से आप कैलकुलेट करते हो ये। तो यू कैलकुलेट ट्री लेवल स्कैटरिंग का मतलब ये है कि देर इसमें कोई लूप नहीं आ रहा। then you can calculate one loop diagrams, two loop diagrams, three loop diagrams and so on। तो ये तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी होता है जो कि एस्टेब्लिश्ड साइंस है, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी में भी ऐसे होता है, यू कैलकुलेट थ्री लेवल डायग्राम्स, वन लूप डायग्राम्स, टू लूप डायग्राम्स एंड सो ऑन इन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स। सो अगर आप ओपन स्ट्रिंग्स को स्कैटर करवाओ, यू कैन कैलकुलेट द थ्री लेवल डायग्राम, ठीक है, वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड वेनेजियानो एम्पलीट्यूड, ठीक है, VENEZIANO एम्पलीट्यूड, ठीक है। You can calculate closed strings and you can sorry calculate the tree level process। इसको हम कहते हैं Shapiro Virasoro-Shapiro amplitude। so Virasoro-Shapiro VIRASORO Shapiro 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 amplitude। तो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं। एक मिनट, सो और एक प्रॉपर्टी भी है जो कि स्ट्रिंग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स की होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं रेजे बिहेवियर। सो REGGE बिहेवियर। सो ये एक प्रिडिक्शन है स्ट्रिंग थ्योरी की, यू कैन गो एंड टेस्ट इट, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जिन एनर्जीज पर इसको टेस्ट किया जा सकता है उसके लिए हमें कितना बड़ा कोलैटरल चाहिए, जो कि आई थिंक मिल्की वे जितना बड़ा होगा। तो इट कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड बाय ह्यूमंस। अगर कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन हो दैट कैन फॉल्सिफाई स्ट्रिंग थ्योरी लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट टेस्ट देखने पड़ते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इस बात के बारे में बहुत कम बात होती है, होनी चाहिए ज्यादा। वो ये है कि 1 मिनट, आई थिंक आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो देयर इज दिस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं क्वार्क, सॉरी, सो देयर इज दिस प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, ठीक है। ये बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लाज्मा है और ये इसकी एस्टैब्लिश सॉरी इसकी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस प्लाज्मा एग्जिस्ट्स, ठीक है, बिकॉज ये क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की एक वो है प्रिडिक्शन है, ठीक है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जो है इट्स अ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड्स की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की विस्कोसिटी क्या है और वो किस तरह की दिखती है। आई मीन इसके कुछ टेक्निकल तरीके होते हैं इसको कहने के, लेकिन मैं उस पर जाऊंगा नहीं। बट उसकी विस्कोसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है कि विस्कोसिटी ऐसी है कि एज इफ क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा वाज जस्ट अ गैस, या फिर विस्कोसिटी ऐसी है कि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा वाज स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, यानी कि विद ईच अदर का मतलब है क्वार्क एंड ग्लूऑन्स आर इंटरेक्टिंग वेरी स्ट्रांगली विद ईच अदर, या फिर दे आर नेग्लिजिबल, या कहते हैं उनकी जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल है। सो ये विस्कोसिटी जो है ये हम मेजर कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर मशीन जिसको हम कहते हैं हैवी आयन कोलाइडर्स। और एक बड़ा मशहूर हैवी आयन कोलाइडर जो है वो यूएस के अंदर है, रिक के नाम से, RHIC, रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर। सो इट टर्न्स आउट कि ये विस्कोसिटी फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम है, बट वी कैन फाइंड इट यूजिंग AdS.CFT, ठीक है। और ये हुआ है, ये 2004 में आई थिंक की बात है, या फिर हो सकता है मैं साल अगर सही ना बता रहा हूँ तो ये पहले 10 साल की बात है 21st सेंचुरी में, पहले स्टार्ट में आई थिंक 2001 से 2005 के बीच में है कि ये हुआ था। रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर ने ये मेजर किया था और इट मैचेस वेरी वेल विद द प्रेडिक्शन ऑफ AdS.CFT। यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि AdS.CFT की बात हो रही है, स्ट्रिंग थ्योरी की बात नहीं हो रही। उनको ये नहीं पता कि AdS.CFT के लिए यू नीड अ थ्योरी जो कि जिसके अंदर ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ हो। तो इट कैन बी स्ट्रिंग थ्योरी और समथिंग एल्स। और लेकिन हुआ ये था कि AdS.CFT ओरिजिनली स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कवर हुई थी, ओके। बट या इन प्रिंसिपल देयर कैन बी एनी अदर थ्योरी, बट आई थिंक अगर AdS.CFT सही हो तो इट गिव्स यू अ ह्यूज रीजन टू बिलीव कि स्ट्रिंग थ्योरी ठीक है। तो रिक ने जो हैवियन रिक हैवियन कोलाइडर जो है, उन्होंने जब अपनी प्रेस रिलीज दी थी ना, तो आई थिंक वो पहली एक्सपेरिमेंटल प्रेस रिलीज थी जिसके अंदर स्ट्रिंग थ्योरी मेंशन था। तो आई थिंक दैट्स अ गुड रीजन टू बिलीव कि AdS.CFT माइट बी राइट, ठीक है।
और इफ दैट्स राइट देन स्ट्रिंग थ्योरी माइट बी राइट. इट्स ये कोई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका स्ट्रिंग थ्योरी के ठीक होने में. एनीवे, बट सो देयर आर ways to falsify string theory in principle, लेकिन चूंकि हम उस तरह की टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते तो हमें कुछ और तरीके भी इन्वेंट करने पड़ेंगे जो कि क्या कहते हैं हमें दे सकें इसकी falsification. Anyway, you'll see a lot of renowned physicists will criticize string theory, for example, if I mention. Yeah, I know. I mean, okay, so Penrose की बात करते हैं. Penrose doesn't know string theory. He's a very good scientist. I respect him. हमारी जनरेशन के बड़े साइंटिस्ट्स में से है वो. But he doesn't know string theory very well enough to criticize. Smolin जो है, okay, but I understand कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. I mean, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि they are doing it with कि जो हर बंदा जो स्ट्रिंग थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहा हो वो बैड फेथ में कर रहा होता है या कर रही होती है. मैं ये नहीं कह रहा. हो सकता है कि वो फिजिक्स का भला ही चाह रहे हो. आई अंडरस्टैंड दैट. बट Penrose, I think, is a physicist जो कि गुड फेथ में कर रहा है क्रिटिसाइज स्ट्रिंग थ्योरी को. बट मैं कहूंगा कि he's not taken seriously in string theory community. In fact, अभी Penrose जो है वो लास्ट ईयर स्ट्रिंग्स एनुअल कॉन्फ्रेंस में आया था और उसकी डिबेट हो गई थी, बहुत हीटेड डिबेट हो गई थी विटन से, वाफा से, समीर माधुर से और आई थिंक माल्डा सेना से भी, बिकॉज वो ऐसी कुछ क्लेम्स कर रहा था इन्फ्लेशन के बारे में जो कि वो उनको लगता था कि ठीक नहीं है. बट इट्स फाइन. आई मीन ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड फिजिसिस्ट ओवरऑल. ली स्मॉलिन ने कुछ काम किया हुआ स्ट्रिंग थ्योरी में, बट उसने अपनी बुक ट्रबल विद फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोली हुई हैं स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है. फैक्चुअली इनकरेक्ट. और उनका जवाब भी उसको पोल्चिंस्की ने दिया था जब पोल्चिंस्की जिंदा था. पोल्चिंस्की ने एक आर्टिकल लिखा था साइंटिफिक अमेरिकन में जिसका नाम था ऑल स्टंग आउट, इस तरह कुछ नाम था उसका. उसमें उसने पॉइंट आउट किया था कि स्मॉलिन की अंडरस्टैंडिंग में कि कुछ जगह पे बहुत गलत है स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में. सबीने हॉल्टनफेल्डर इज, मैं कहूंगा कि ओके, शी इज गुड इन पॉपुलर साइंस, शी शुड डू दैट, बट व्हेन शी ओपन्स हर माउथ ऑन स्ट्रिंग थ्योरी शी इज जस्ट अ जोक. मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं एड्रेस भी नहीं करना चाहता सबीने हॉल्टनफेल्डर को. शी इज जस्ट अ जोक व्हेन शी टॉक्स अबाउट स्ट्रिंग थ्योरी. पॉपुलर साइंस वो करे, शी इज डूइंग अ गुड जॉब देयर, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. बट जब वो स्ट्रिंग थ्योरी पे बात करती है, जस्ट अ जोक. तो नॉट इवन वर्थ रिस्पॉन्डिंग टू, कुछ भी नहीं कहने की जरूरत उसको. So I found BBS book easy to follow, at least with bosonic string theory. BBS का क्या मतलब है? Becker Schwartz. Oh, okay, sorry. Well, okay, wait. No, it's not right to avoid Polchinski. So आपने लिखा हुआ है कि Becker Schwartz की बुक आपको इजी लगी because Becker Schwartz is not a book जो कि आपको कैलकुलेशंस के लिए तैयार करेगी. If you think you can do calculations after reading Becker and Schwartz, you're wrong. Simple. Becker Schwartz को मैंने एक निकनेम रखा हुआ है कि it's more like you know a list of topics. That's it. और कुछ भी नहीं है Becker and Schwartz. ये it's more like क्या कहते हैं, आपको एक लिस्ट दे देती है टॉपिक्स की कि ये टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो जाके. उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत ओके, एक्सप्लेनेशंस तो उसके अंदर मैं समझता हूँ है ही नहीं, कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं चीजों की. यस, मैं समझता हूँ ये बात ठीक है. बट Becker Schwartz इज मोर लाइक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि स्ट्रिंग थ्योरी में होते हैं. यू कैन नॉट डू कैलकुलेशंस, ओके, सीरियस कैलकुलेशंस आफ्टर रीडिंग Becker and Schwartz. ठीक है ना? इट्स अ मोर रिसेंट बुक. ओके, मैं कुछ उसकी पॉजिटिव्स बता देता हूँ. इट्स अ मोर रिसेंट बुक, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि पोल्चिंस्की में नहीं है ऑब्वियसली. एक और चीज जो कि एक चीज ऐसी है जो कि ज्यादातर आपको बुक्स में नहीं मिलती, इवन पोल्चिंस्की में भी नहीं मिलती, वो ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं. एक तरीका है जिसको हम कहते हैं RNS स्ट्रिंग, यानी कि रमोन निबियो श्वार्ट्ज स्ट्रिंग. ये आप पढ़ोगे स्ट्रिंग थ्योरी में, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में. और एक होता है जिसको हम कहते हैं GS स्ट्रिंग, यानी कि ग्रीन श्वार्ट्ज स्ट्रिंग. ग्रीन श्वार्ट्ज फॉर्मलिज्म, ऑब्वियसली क्योंकि श्वार्ट्ज खुद एक ऑथर है इस बुक का, उसने ग्रीन श्वार्ट्ज फॉर्मलिज्म दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट ये बहुत कम जगह पे मिलता है आपको ग्रीन श्वार्ट्ज फॉर्मलिज्म. एक और भी फॉर्मलिज्म है जिसको कहते हैं प्योर स्पिनर फॉर्मलिज्म, जो कि नेथन बर्कोविट्स नाम के एक फिजिसिस्ट ने दिया था. वो तो आई थिंक कहीं नहीं मिलता. आई मीन वो पेपर्स के अंदर ही पढ़ना पड़ता है आपको. तो ये यू कैन नॉट अवॉइड पोल्चिंस्की, यू कैन नॉट अवॉइड इट.
bosonic string theory is not mainly for academic purposes. क्योंकि bosonic string theory, you need bosonic string theory to construct the heterotic string theory. But heterotic string theory is probably the most phenomenologically relevant string theory. ठीक है ना, जो ज्यादातर लोग रियल लाइफ मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं इतने सालों तक स्ट्रिंग थ्योरी से, दे वर डूइंग इट यूजिंग हेटेरोटिक स्ट्रिंग. ठीक है, और हेटेरोटिक स्ट्रिंग के अंदर यू हैव सुपर स्ट्रिंग इन वन सेक्टर and bosonic string in the other sector. So it's not only for academic purposes. Supersymmetry is not discovered so far, my knowledge. So what is the future of superstring theory? What about quantum loop gravity regarding quantum theory of relativity? Well, okay, so yeah, supersymmetry is not discovered so far. That's true. क्या कहते हैं, इसमें एक चीज जो हो सकती है फ्यूचर में वो ये है कि जो नए कोलाइडर्स बन रहे हैं, आई थिंक उसमें हमें कुछ मिल जाए सुपरसिमेट्री के बारे में. बट एक बात जो कि आई थिंक काफी लोग नहीं करते वो ये है कि यू कैन हैव सुपर स्ट्रिंग थ्योरी विदाउट, सॉरी सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कह रहा हूँ, यू कैन हैव स्ट्रिंग थ्योरी विदाउट सुपरसिमेट्री. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट लोग फिर कहेंगे ओ फॉर एग्जांपल बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी है ऐसी स्ट्रिंग थ्योरी जिसके अंदर वो नहीं है, सुपर सिमेट्री नहीं है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें टैक्योन होता है. टैक्योन इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पार्टिकल. बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा. सो देयर इज अ पर्टिकुलर हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी जो कि सुपर सिमेट्रिक नहीं है और उसके अंदर टैक्योन भी नहीं है. सो प्रॉब्ली वो रेलेवेंट हो, उस पर कुछ काम करते हैं. इनफैक्ट मेरे एडवाइजर ने भी लास्ट पेपर जो लिखा था वो उसी थ्योरी के ऊपर लिखा था, हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी विदाउट सुपर सिमेट्री एंड विदाउट अ टैक्योन. सो इसको ये इनको हम कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका है जिसको आपको समझना पड़ेगा जब आप स्ट्रिंग थ्योरी समझोगे. इसको कहते हैं ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग होती है जो कि जिससे आप हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करते हो. आई थिंक मैंने एक पोस्ट लिखी थी कुछ दिनों पहले हेटेरोटिक स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर. आई थिंक उसमें मैंने बात की थी इसके ऊपर. So there is only one Nobel laureate in physics in Pakistan, but no one convinced me to understand his work. Comprehensive IE calculation, although I studied QFT in advanced particle physics. Well, okay, so I think the last question है, फिर मैं ये बंद कर देता हूँ स्ट्रीम. So you need QFT, ठीक है, बेसिक QFT. और चूंकि डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर है जो कि एक यांग मिल्स थ्योरी है जिसको हम एक नॉन एबेलियन गेज थ्योरी कहते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ QFT. यू नीड टू अंडरस्टैंड नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज. और यांग मिल्स थ्योरी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉन एबेलियन गेज थ्योरी है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यांग मिल्स थ्योरी और इसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड हिग्स मैकेनिज्म एंड आई थिंक देन यू आर डन. ठीक है, क्योंकि हुआ ये था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम जो है वो ये है कि ही डिड ओके. सो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यांग मिल्स थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं SU2 क्रॉस U1 यांग मिल्स थ्योरी. SU2 क्रॉस U1 क्या है, वो ग्रुप है दरअसल, गेज ग्रुप. तो यांग मिल्स थ्योरी दरअसल वेक्टर बोसॉन्स की थ्योरी होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर गेज ग्रुप होता है. तो ये वाली यांग मिल्स थ्योरी जो है ये देना अब्दुल सलाम का काम नहीं है, ये देना शेल्डन ग्लाशो का काम है. ये उन्होंने 1960 के स्टार्ट में दिया था, 60s के स्टार्ट में दिया था, सॉरी. वाइनबर्ग सलाम का काम ये है कि दे यूज समथिंग कॉल्ड द हिग्स मैकेनिज्म टू जनरेट masses for three particles W plus W minus and Z and keep one particle massless which is the photon, क्योंकि फोटोन को massless होना चाहिए. तो अगर आप ये हिग्स मैकेनिज्म ना यूज करो तो ओरिजिनल जो SU2 क्रॉस U1 यांग मिल्स थ्योरी है उसमें 4 पार्टिकल्स होते हैं और चारों के चारों मैसलेस होते हैं. ठीक है, तो ये मैथ जनरेट करने का जो तरीका है दैट्स हिग्स मैकेनिज्म. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड QFT, नॉन एबेलियन गेज थ्योरी, यांग मिल्स थ्योरी, हिग्स मैकेनिज्म. दैट्स इट. और ये आपको पेस्कल एंड श्रोडिंगर अगर आप पढ़ते हो फॉर एग्जांपल तो ये आपको सब कुछ मिलेगा. आप चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक छोड़ सकते हो उसमें. वेल ओके, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोड़ो, लेकिन अगर आपको जल्दी है समझने की, जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है फाइन, अगर आपको जल्दी है समझने की है तो आप चैप्टर नंबर 1, सॉरी 1 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ दो. क्योंकि 6, 7 जो है उसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ बहुत ही क्या कहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डिस्कशन है, तो वो आप छोड़ सकते हो. 8 भी छोड़ सकते हो, 9 ना छोड़ो तो बेहतर है, बट छोड़ दो ठीक है. 10 भी छोड़ दो, 11 भी छोड़ दो, 12 भी छोड़ दो, 13 भी छोड़ दो, 14 भी छोड़ दो. 15th में दे टॉक अबाउट नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज. 16th में दे टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज. 18th में दे टॉक अबाउट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वो छोड़ दो. फिर 19th में एनॉमलीज हैं,
20th और 21st पढ़ लो, 21st सॉरी 20th और 21st, उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम डिस्कस्ड है पैस्कल शोल्डर के अंदर। सो 1 2 3 सॉरी 1 नहीं 2 3 4 5 या फिर 15 16 20 21 ये चैप्टर्स आप पढ़ लो अगर आपको डॉक्टर सलाम का काम सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी समझ नहीं है तो ये मेरे बीच में चैप्टर्स छोड़े या ना छोड़ो, फिर वो जो कुछ इन्विटेशंस वाले चैप्टर्स आते हैं वो आप छोड़ सकते हो, दैट्स फाइन, वो मैंने भी छोड़ दिया था, इट्स टोटली फाइन फर्स्ट रीडिंग के अंदर। तो आई थिंक यस, सो अब मैं ये आज की लाइव स्ट्रीम जो है एंड कर रहा हूँ, तो आई होप कि अगली लाइव स्ट्रीम में हम मिलेंगे, सो बाय।